हेलो डियर, तो आप लोगों को वेलकम करता हूं यहाँ पे। देखिए, आज की वीडियो में कल भी मैंने आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने कल भी वीडियो लाया, आज भी वीडियो ला रहा हूं, जहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत प्रश्न जो आपके फर्स्ट ईयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है एंड सेकेंड ईयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए कॉमन वीडियो ला रहा हूँ ताकि एक ही चीज़ को दो बार ना बताना पड़े, एक ही चीज़ को फर्स्ट ईयर वाले को भी सेकेंड ईयर वाले को भी जो है ना लाना पड़े। तो एक ही वीडियो में आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि लगभग 15 से 20 ऐसे प्रश्न हैं, 15 से 20 ऐसे प्रश्न हैं जो फर्स्ट ईयर में भी किसी न किसी सब्जेक्ट में और सेकेंड ईयर में भी किसी न किसी सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछता ही है, हर बार पूछता है। जो मैं आपको लिस्ट में भी दे चुका हूं कि कम से कम पहले इन सभी सब्जेक्टों को, इन सभी क्वेश्चनों को क्लियर कर लीजिए। तो मैंने आप सबको बता दिया है। अब हम लोग आज की इस वीडियो में चलते हैं, अच्छे से देखते हैं। पहला है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हैंड वॉशिंग होता क्या है। हैंड वॉशिंग के जो है चरणों को, स्टेप्स को बताए कि हैंड वॉशिंग के कौन कौन से चरण है। हाथ धोने के चरण लिखिए, राइट द स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हाथ धोना यानी हैंड वॉशिंग होता क्या है। तो माय डियर, हैंड वॉशिंग का मतलब क्या होता है, हाथ धोने का यानी हाथ साफ करने का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे हाथों को धोना। अब हाथों को धोने का क्या मतलब होता है, तो देखिए, हाथों को साफ करना हैंड वॉशिंग का मतलब होता है कि हाथ धोकर आप अपने हाथों को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से जो है क्या रखते हैं, दूर रखते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से जो है क्लियर रखते हैं। ठीक है, जिससे होता है कि अनेक संक्रामक रोगों से आप बचते हैं। ठीक है, आपके हाथ स्वच्छ रहने से आप कई तरह के खतरनाक बीमारी होने से बचते हैं और आपके संक्रमण फैलने की संभावना भी जो होता है वह बहुत हद तक कम जाता है हाथ धोने से। तो हाथ धोने से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें ये होता है कि हाथ धोने से हाथ स्वच्छ रहता है, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, अनेक रोगों से बचना यहाँ पे संभव हो जाता है। और जल्दबाजी में अगर कोई व्यक्ति हाथ धोता है तो इससे होता यह है कि हम लोग डेली कामों में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे सतहों पर अपने हाथ को ले जाते हैं, जहाँ से हमारे हाथों में सूक्ष्म जीव का जो है पैथोजन का जो है अंश आ जाता है हाथों में, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव बिल्कुल सूक्ष्म है, जो पता भी नहीं चलेगा नग्न आँखों से। लेकिन हमारा चूँकि एक ह्यूमन नेचर है कि व्यक्ति कहीं भी किधर भी टहलता है तो हाथ इधर उधर लग ही जाता है, और उससे आपको अगर भोजन करते हैं बिना धोए हुए अगर मुंह में हाथ करते, उंगली करते हैं, तो वह सब क्या हो जाता है, संक्रमण का एक स्रोत बन जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों से हम हाथ धोते हैं, पहले कोई भी काम करने से पहले हाथ धोते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वह हमें इन सभी चीज़ों से बचाता है। ठीक है, अब जैसे कोरोना वायरस या अन्य संक्रमण की अगर रोकथाम करते हैं तो हैंड वॉशिंग एक सरल उपाय है कि आप कोई भी संक्रमण हो या कोरोना हो, इन सभी मामलों में आप हाथ धोकर एक बिल्कुल ही आसान से आप संक्रमण से बच सकते हैं। तो यही कारण है कि आप लोग देखते होइएगा कि जब कोविड आया था तो उस समय कहा जाता था कि हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो यही कारण है कि लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, अब यहाँ पे हाथों को भली प्रकार से धोना, यानी हाथों को आप चाहते हैं कि एक अच्छे तरह से हाथ साफ हो है, इस पर कोई जो है सूक्ष्म जीवाणु का कीट न मौजूद रहे, तो कम से कम 20 सेकेंड तक आपके अपने हाथों को साफ करना पड़ेगा। ओके, आँख, नाक, मुंह पर हाथ लगाने, खांसने, छींकने के तुरंत बाद हाथ धोना। अब जैसे ही हाथ धोने का एक और उपाय काम यहाँ पे आ जाता है कि जैसे आँख है, नाक है या मुंह है, इन सब पर हाथ लगाने से, खांसने से, छींकने से, इन सब के तुरंत बाद हमें हाथ को धोना चाहिए। ठीक है, हाथ धोते समय हथेलियों को आपस में रगड़ना ज़रूरी है। अब ये सब हाथ धोने का कुछ जो है ध्यान में रखने वाली बातें हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हाथों को कम से कम 20 सेकेंड तक धोना चाहिए। आँख, नाक, मुंह पर अगर हाथ लगे, खांसने छींकने के तुरंत बाद जो है हाथों को धोना चाहिए। हाथ धोते समय हथेलियों को आपस में रगड़ना ज़रूरी है। ठीक है,
उसके बाद है कि किसी भी अजनबी से हाथ मिलाने या दूषित सतह कंटेमिनेटेड सरफेस से हाथ छूने पर हाथ धोना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाथ धोते समय निम्न 12 स्टेप मतलब 12 चरणों की पालन करनी जरूरी है। तो आपको WHO के अनुसार जो 12 स्टेप्स बताए गए हैं, यह 12 स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब यह हाथ धोने का जो चरण होता है, यह स्टेप बताता है कि कौन स्टेप के बाद कौन सा जो है स्टेप आएगा, यानी हाथ धोने में कैसे कैसे स्टेपों का पालन करके हम हैंड वॉशिंग करते हैं। और यह 12 स्टेप्स बहुत महत्वपूर्ण है, यह स्टेप्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला स्टेप है कि हाथों को पानी से गीला करें। पहला यही पॉइंट है कि सबसे पहले हाथों को हम क्या करते हैं, पानी से गीला करते हैं। क्या चीज़ से? पानी से गीला करते हैं। तो हाथों को हम पानी से गीला कर लेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि हाथों में पर्याप्त साबुन या सैनिटाइजर लें और पूरे हाथ पर फैला दें। अब पहला तो काम हम यही ना करेंगे, सूखले हाथों को तो हम लोग नहीं जो है सर्फ साबुन से रगड़ने लगेंगे। तो पहले हाथों को गीला करते हैं। ठीक है, हाथों को गीला करने के बाद में पर्याप्त साबुन, ठीक है, हैंड वॉशिंग का कोई भी सामान हो, पहले पर्याप्त साबुन या सैनिटाइजर लें और पूरे हाथ जितने गीला किए हैं उन सब पर लगा लें, फैला दें। ठीक है, तीसरा स्टेप है कि दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। अब क्या करें, दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। पहला स्टेप क्या है, हाथ को गीला। दूसरा स्टेप में साबुन लें या सैनिटाइज लें और पूरे हाथ में फैला दें। तीसरा स्टेप है कि दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें यानी रब करें, तीसरा स्टेप। ओके, आगे है चौथा है अंगुलियों के बीच में साबुन फैलाएं। क्या करें, अब हथेली को रगड़ ली, अब जो हथेली में जो साबुन जो फिन है, जो उसका झाग है, उसको जो है अंगुलियों के बीच में साबुन को फैलाएं। अब हथेली को रगड़ लिए तो अब अंगुली को बीच में जो है क्या करेंगे, साबुन को फैलाएंगे। ठीक है, चौथा स्टेप। चौथा स्टेप है, अब यहाँ पे अंगुलियों को बीच में साबुन फैलाने के बाद पांचवा है दोनों हाथों की अंगुलियों को स्क्रब करें। अब जब अंगुली के गह सब में जब साबुन चला जाएगा बीच में, तो अब पांचवा स्टेप कहता है कि अब दोनों हाथों को अंगुलियों को स्क्रब करें, मतलब दोनों अंगुली को आपस में फंसा कर स्क्रब करें। समझ गए चीज़ों को। छठा स्टेप कहता है कि एक हाथ की अंगुलियों को बैक भाग को दूसरे हाथ की पाम से रब करें। छठा स्टेप कहता है कि अब बीच में हो गया है, तो अब हमें अगर एक हाथ के अगर बैक वाला, चूँकि बैक बैक मतलब ऊपर वाला, मतलब बैक वाला से अगर साफ़ करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि नहीं, हाथ के ऊपर नीचे रख के जो है व्यक्ति जो है मलता है, तो वही जो है एक हाथ की अंगुलियों के बैक भाग को दूसरे हाथ की हथेली से रब करे, यानी नीचे ऊपर रख कर रब करे दोनों हाथों को। ठीक है, तो ये छठा स्टेप हो गया। ओके, सातवां स्टेप क्या कहता है कि अंगूठे की सफाई करें। अब देखिए, मैंने सातवां स्टेप पर आ गया। मैंने पहले क्या पढ़ाया, हाथ को गीला करें। दूसरा क्या पढ़ाया, साबुन ले या सैनिटाइजर लेके दोनों हाथ पर फैला दे। ठीक है, तीसरा मैंने कहा कि अब ये चीज़ें हो गया, तो अब हम लोग करेंगे कि जो साबुन है फैला दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, वह साबुन को लेकर दोनों हथेलियों को रब करेंगे, रगड़ेंगे। अब तीसरा स्टेप, जब हथेली को रगड़ लिए तो उसी साबुन को हम लोग अंगुलियों के बीच में फैलाएंगे, चौथा स्टेप। अब अंगुलियों के बीच में साबुन चल गया तो भाई अंगुली के बीच में सिर्फ साबुन का ही जरूरी नहीं है, रगड़ना, स्क्रब भी करना है। तो दोनों हाथों को, अंगुलियों को आपस में स्क्रब करेंगे। ठीक है, ये स्टेप हो गया। पाँचवा स्टेप आगे है कि जब अंगुली को बीच में स्क्रब कर लिए तो अब नीचे ऊपर बैक साइड में साफ़ करना है, तो दोनों हाथ को नीचे ऊपर रख कर एक दूसरे को साफ़ करेंगे। अब आगे आता है छठवां स्टेप, क्या आता है देख लीजिए, छठा स्टेप वही था। सातवां है अब अंगूठे की सफाई करें। अब आगे हो गया, बीच में पीछे, आगे पीछे हो गया, अंगुली के बीच में हो गया। ठीक है, अब सातवां स्टेप आता है कि अंगूठा की सफाई करें, चूँकि एक बेचारा अंगूठा अलग रह जाता है। ठीक है, तो अंगूठा की सफाई करें। अब आठवां है कि नाखून व फिंगर टिप की सफाई करें। अब आठवां प्रोसेस होता है कि नाखून और जो फिंगर टिप है उसको जो है सफाई करें, क्योंकि नाखून में बहुत सारा गंदगी रह जाता है। तो आठवां पॉइंट, नाखून और फिंगर टिप को साफ करें। नौवां है हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से साफ करें। हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से साफ करें, जो हाथ की कलाई होता है ना उसको दूसरे हाथ से साफ करें। ठीक है, 10वां है हाथों को पानी से धोएं। अब आपके कलाई भी हो गया, हथेली भी हो गया है, अंगुली भी हो गया, अंगूठा भी हो गया, नाखून भी हो गया, तो अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो 10वां स्टेप है कि हाथों को पानी से धो लेना चाहिए कंप्लीटली। 11 है हाथों को एक डिस्पोजेबल
टॉवेल से सुखाए। 11वां पॉइंट कहता है कि हाथों को एक जो है डिस्पोजल मतलब सूखा हुआ टॉवेल से सुखाना चाहिए। और 12 है दोनों हाथ अब पूर्णतः स्वच्छ है। 12वां स्टेप में दोनों हाथ हमारा कंप्लीटली साफ हो गया रहता है। तो ये 12 स्टेप है। अब आप लोग ये कहिएगा कि मैं जो है मुझे नहीं याद होता है, तो देखिए सोच के समझ के नहीं याद करिएगा तो कभी नहीं याद होगा, ठीक है। रटने से तो ये बिल्कुल नहीं याद होगा, क्योंकि यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसके लिए आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन स्टेप के बाद क्या है। और इसके लिए आप प्रैक्टिकल करके देखिए तो ज़्यादा फायदा होगा, समझ गए। हाथ अपने मिलाकर यहाँ पे फिगर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ पे दे रखा है। मैंने पहले बताया कि वेट हैंड मतलब हाथ को भिगाएं। दूसरा है आप इस पर सैनिटाइजर ले या साबुन ले। तीसरा है रब करें दोनों हथेली को आपस में, बता दिए हैं। चौथा है लेदर द बैक ऑफ योर हैंड। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों जो है आपके उंगलियों के बीच में जो है क्या करना है, रब करना है। पहले हथेली को फिर उंगलियों के बीच में फैला देना है और उंगलियों को रब करना है। उसके बाद स्क्रब बिटवीन योर फिंगर। अब फिंगर के बीच में जो है आपको क्या कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारों साइड से मैंने पहले क्या बताया, हाथों को भिगाइए, हाथों पर कुछ सामान लीजिए, ठीक है। तीसरा है कि हथेली को रगड़िए दोनों हाथों का। उसके बाद चौथा में है जब हथेली हो जाए तो उंगली के बीच में जो है साबुन को फैला दें। पाँचवा है कि अब उंगलियों के बीच में जो है दोनों हाथों से रब करें, ठीक है। अब छठा है रब द बैक ऑफ फिंगर ऑन द अपोजिट पाम। अब यहाँ पे ये है कि अब छठा पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अब एक दूसरे के अगर एक हाथ का अगर पीछे के भाग को अगर साफ करना हो तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सातवां है क्लीन थंब, अंगूठा को साफ करें, ठीक है। वॉश फिंगर नेल एंड फिंगर टिप्स। आठवां में है कि आप अगर फिंगर नेल लगाए हैं, फिंगर टिप लगाए हैं तो उससे साफ करें। एंड नौवां में है कि आप जो है अपने रिस्ट यानी कलाई को साफ करें एक दूसरे के हाथ से, ठीक है। 10वां है अब हाथ को जो है पूर्णतः धो ले। और 11 है कि आप टॉवेल से साफ कर ले। और 12 स्टेप में है योर हैंड आर क्लीन, आपका हाथ जो है बिल्कुल साफ है। तो ये 12 पॉइंट 12 फिगर भी मैंने दे दिया, आप इसको याद रखिएगा। हैंड वॉशिंग का यह फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में पूछा जा सकता है एंड सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दे दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इंग्लिश में जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, इंग्लिश में आप लोग इसको जो है क्लियर करके रखिए। ओके, आगे चलिए। अब आता है यहाँ पे एक और अच्छा प्रश्न है, खूबसूरत प्रश्न है। देखिए आप देख लीजिएगा, सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में और फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में भी पूछता है। और आपके यह जो है बायो साइंस के माइक्रोबायोलॉजी में भी कई बार पूछा जा चुका है बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट जैव चिकित्सीय कचरा एवं प्रबंध के बारे में आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। बहुत बार पूछा गया है 5 नंबर में फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी कभी कभी पूछा गया है बायोमेडिकल बेस्ड के बारे में। तो चलिए बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट को हम लोग आज देखते हैं और अच्छे से देखेंगे। ओके, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे कहता है जैव चिकित्सीय कचरा प्रबंध बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट। जैव चिकित्सीय कचरा वह कचरा है जो कि व्यक्तियों की बीमारी के निदान, उपचार, प्रतिरक्षा या शोध कार्यों से पैदा होता है, यही बायोमेडिकल बेस्ड कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग जानते हैं बायोमेडिकल बेस्ड। बायोमेडिकल बेस्ड का मतलब क्या होता है, जैव चिकित्सीय कचरा। जैव चिकित्सीय कचरा का मतलब क्या है कि व्यक्ति के बीमारी से रिलेटेड जो चिकित्सीय सुविधा में उपयोग किया गया हो, उन सभी कचरा का जो है हम लोग बायोमेडिकल बेस्ड कचरा कहते हैं। जैसे दवाई का रैपर हो गया, ठीक है, दवाई का रैपर हो गया। उसके बाद हो गया मरीज के द्वारा छोड़ा हुआ खाना हो गया, मरीज के द्वारा जो है सेव संतुला हो गया, या फिर बीपी मशीन जो होता है डिजिटल वाला, उसका बैटरी बेकार हो गया, वो होता है, समझ गए। टिश्यू पेपर हो जाता है, समझ गए। उसी प्रकार से आपके प्लास्टर कास्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं अलग अलग, जो ट्रीटमेंट के क्षेत्र में जो उपचार के लिए प्रयुक्त हुआ हो और वह बाद में बेकार हो जाता हो, जो मरीजों को इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाता हो, ठीक है, जैसे फल फूल के छिलके वगैरह, यह सब एक प्रकार के कचरे होते हैं जो कहीं ना कहीं मरीज इस्तेमाल कर लिया होता है, या मरीज के ऊपर इस्तेमाल किया गया है पहले और वह अब जो है अनयूजेबल है, बेकार हो गया है, दुरुपयोगी हो चुका है। तो इस कंडीशन में वह जो कचरा होता है वह जैव कचरा कहलाता है, बायोमेडिकल। बायोमेडिकल इसीलिए कहा जाता है कि जो मेडिकल के क्षेत्र में उपयोग हो चुका है व्यक्ति के द्वारा, वह कचरा जैव चिकित्सीय कचरा कहलाता है। चिकित्सीय इसलिए कि कहीं ना कहीं वह ट्रीटमेंट के फलस्वरूप
चिकित्सा में, मेडिकल में उपयोग होकर बेकार हो चुका है और वह बेकार जो है कचरा आपके बायोमेडिकल वेस्ट कचरा में आता है। ठीक है। अब होता यह है कि मान के जैसे हम लोग देखते हैं कि डायग्नोसिस के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो ब्लड सैंपल लिया जाता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि सब के सब ब्लड जो है एकदम उसमें खपत हो जाता है, बहुत सारे कचरा हो जाता है, तो यह भी एक कचरा बन जाता है। जैसे जैसे वैक्सीन दिया, वैक्सीन का शीशी बेकार पड़ जाता है, उसका रैपर बेकार पड़ जाता है, सिरिंज उसका बेकार पड़ जाता है। ठीक है। तो ये सब एक प्रकार के कचरा ही होता है जो कि उपयोग हो गया है मरीज के ऊपर, तो यही इसीलिए इसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। ठीक है। शोध कार्य यानी रिसर्च के कार्यों में बहुत सारे मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च के व्यक्ति के ऊपर रिसर्च किया जाता है मरीजों के ऊपर, और वह रिसर्च के बाद जो उससे कचरा निकलता है वह भी बेकार रहता है। जैसे किसी को आईवी कैनुला लगा दीजिए, आईवी सेट लगा दीजिए, कैथेटर लगा दीजिए, यह सभी ट्रीटमेंट का ही एक उपयोग होने वाला सामान है, बट इसका अगर उपयोग हो जाता है, निकाल दिया जाता है तो बेकार हो जाता है, और यह बेकार एक प्रकार के कचरा होता है जो कहीं ना कहीं मरीजों को इस्तेमाल किया हुआ कचरा होता है, इसीलिए इसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। समझ गए? तो ये समझ गए बायोमेडिकल वेस्ट किसे कहते हैं। आगे चलिए। अब कचरे का वर्गीकरण, कचरे के निम्न प्रकार। अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जो मरीज या अस्पताल में मिलने वाले जो कचरे होते हैं, यह कचरे जो है आपके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कचरे होते हैं। जैसे पहला कचरा है संक्रमित कचरा, इन्फेक्टेड वेस्ट। ठीक है। वह कचरा जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले जो है, आप देख लीजिए यहाँ पे, वह कचरा जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे वार्ड का कचरा, उपकरण, शरीर से निकले पदार्थ। देखिए, अब कचरे में भी अलग अलग कचरे होते हैं। कुछ ऐसे कचरे होंगे जो संक्रमित व्यक्तियों से निकला होगा। ठीक है। संक्रमित व्यक्तियों से निकला हुआ होगा, जैसे एक टीबी वाला पेशेंट है, बलगम फेंका, थूक फेंका, या उसके कफ में ब्लड आ रहा है, तो ये क्या होगा, यह भी एक संक्रमित उसका कचरा होगा। ठीक है ना। तो यह शरीर से निकलने वाला पदार्थ, या वार्ड का कचरा, या वार्ड में उपयोगी मशीन जो एक इन्फेक्टेड मरीज पर उपयोग हुआ है, तो वह भी इन्फेक्टेड कचरा होगा। ठीक है। तो पहला संक्रमित कचरा हो गया। दूसरा नुकीला कचरा। नुकीला कचरा जो कि मैंने अभी बताया कि नीडल होता है, स्केल्प होता है, ब्लेड होता है, चाकू होता है, यह सब मरीजों पर इस्तेमाल होने के बाद बेकार हो गया रहता है, तो यह नुकीला होता है, इसलिए इसे नुकीला कचरा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। आगे है औषधीय कचरा। औषधीय कचरा कहने का मतलब है कि ऐसा कचरा जो दवाइयों के उपयोग या दवाइयों के तिथि समाप्त हो जाने के कारणवश उपयोग तिथि के अंदर ही बर्बाद हो जाता है, इसीलिए उसे औषधीय कचरा कहते हैं। मतलब बेकार पड़ा हुआ औषधि कहते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है अब, तो वह औषधि जो है औषधि कचरा हो जाता है। ठीक है। चौथा है रासायनिक कचरा, यानी आप लोग लैब वगैरह में देखते होइएगा कि अलग अलग प्रकार के जो है केमिकल का उपयोग किया जाता है, और जो बच जाता है उसको फेंक दिया जाता है, तो वह भी एक कचरा हो जाता है जो रासायनिक कचरा होता है। ठीक है। आगे है दबाव युक्त कचरा। दबाव युक्त कचरा कहने का मतलब है कि भारी भरकम सामान होता है, जो क्या होता है, जैसे गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है ना अस्पताल में, तो अगर वह खाली हो जाता है तो यह एक देखते हुए कचरा के रूप में व्यक्ति इधर उधर उसे जो है फेंकते रहता है। भरा हुआ रहेगा तो कहेगा इसमें ऑक्सीजन है, जीवन देगा, और खाली हो जाएगा तो इधर उधर लुढ़काता है, तो वह भी एक प्रकार के कचरा ही होता है। ठीक है। छठा है विकिरणशील कचरा। ऐसा कचरा जिसमें विकिरणशील पदार्थ होते हैं, जैसे प्रयोगशाला अनुसंधान। ऐसा कचरा जिसमें विकिरणशील हो, रेडिएशन हो, तो उस प्रकार के जो कचरा होते हैं अस्पताल में, वह सब जो है प्रयोगशाला में अनुसंधान में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए विकिरणशील कचरा हो गया। सातवां है भारी धातु युक्त कचरा। भारी धातु युक्त कचरा का मतलब है कि बैटरी हो गया, टूटे हुए थर्मामीटर हो गया, यह सब भारी होता है और साथ में धातु होता है, इसीलिए इसे भारी धातु युक्त कचरा कहते हैं। ठीक है। आठवां है विकृति जन कचरा। विकृति जन कचरा कहने का मतलब है कि ऐसा कचरा जो व्यक्ति से निकलता हो, जैसे मानव के ऊतक, प्लेसेंटा वगैरह, तरल पदार्थ जैसे पीप, मवाद, थूक, बलगम, ये सब व्यक्ति से निकलता है। तो मानवों के ऊतकों एवं तरल पदार्थ से उत्पन्न कचरा, जैसे शरीर के अंग, रक्त एवं अन्य तरल पदार्थ, यह सब विकृति जन कचरा होता है। ठीक है। तो ये कचरा के मैंने 8 प्रकार बता दिया। ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, आपसे ये पूछेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बताइए मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट हम लोग उपचार या इसी को मैनेजमेंट कहिए, तो आप यह भी लिख दीजिएगा चलेगा, बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है बताइए, तो मैनेजमेंट में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कम से कम
मैनेजमेंट के लिए 4 बक्सा याद रखना पड़ेगा। पीला वाला, ठीक है, वाइट वाला, ब्लैक वाला आता है और एक ब्लू या ग्रीन वाला आता है। यह 4 याद, रेड वाला, ठीक है, रेड वाला, इन चारों को याद रखिएगा। और इसी 4 में कौन से कचरा को किस में हम लोग रखते हैं, यही नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण होता है मेडिकल में काम करने में, क्योंकि बहुत लोग पहचान नहीं पाते हैं कि किस प्रकार के कचरा को किस रंग के डब्बे में हमें रखना है। तो वह बायोमेडिकल वेस्ट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो अगर जो लोग नहीं देखे हैं कि किस कलर को किस में मैनेजमेंट करके रखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उस रंग को हिसाब से पहचानिएगा और एग्ज़ाम में उसको लिखना है मैनेजमेंट में, तो बेहतर अंक मिलेगा, ठीक है। बाकी कचरे का ट्रीटमेंट डिस्पोजल करने की अनेकों विधि है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला है भस्मीकरण। भस्मीकरण के मतलब होता है कि ऐसा कचरा जिसे हम लोग जो है जलाकर नष्ट कर देते हैं और दोबारा उससे उपयोग में नहीं लाया जाना है, तो उसको जला के ख़त्म कर देते हैं, तो वह भस्मीकरण होता है। इससे जो है सूक्ष्म जीवों को पुनः उत्पन्न होने का जो संभावना है बिल्कुल शून्य हो जाता है। चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए। दूसरा है रासायनिक बीज संक्रमण। रासायनिक बीज संक्रमण कहने का मतलब है कि हमारे अस्पताल में देखते होइएगा कि जो साफ़ सफाई होता है, जो स्वीपर वगैरह होता है, तो देखिएगा वो अलग अलग केमिकल डब्बा में रखे रहता है, और जब भी फर्श पर जो है पोछा वगैरह लगाएगा, साफ़ करेगा, तो वह जो है एक बूंद लिक्विड डालता है और पानी डालेगा और साफ़ करेगा। जैसे फिनाइल वगैरह होता है, ठीक है, बहुत सारे जो है आपके लिक्विड आते हैं जो आपको फर्श वगैरह को साफ़ करने में इस्तेमाल किया जाता है, सूक्ष्म जीवों को दूर करने में, गंध को दूर करने में, तो वह सब रासायनिक बीज संक्रमण होता है, ठीक है। इस विधि में नुकीले उपकरण का भी रासायनिक बीज संक्रमण किया जाता है। इस विधि में हम जो है रासायनिक बीज संक्रमण में हम लोग जो है क्या करते हैं, केमिकल बीज संक्रमण में ज़्यादातर जो है लिक्विड फॉर्म में ही आता है, और उस जैसे डिटॉल हो गया, तो अगर आपको डिटॉल हो गया, डिटॉल में हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर को साफ़ करते हैं, हल्का सा पानी और हल्का सा डिटॉल मिला के थर्मामीटर को साफ़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीव जो अगर थर्मामीटर पर हो, कोई छुआ वगैरह है, तो उससे ख़त्म हो जाए। तो ये भी एक प्रकार का आपका जो है केमिकल ही हो गया, ठीक है ना, डिटॉल। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो यह रासायनिक बीज संक्रमण हो गया। तीसरा है नम एवं शुष्क तापीय उपचार। नम एवं शुष्क तापीय उपचार कहने का मतलब है कि तीव्र तापमान और तीव्र दबाव युक्त भाप के द्वारा संपर्क में रखा जाता है, यह उपकरण की तरह कार्य करता है। अब वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि इसमें नम यानी हल्का और एकदम ड्राई जो है ताप में जो है किसी भी उपकरण को जो है, जो उपकरण हो सकता है इसमें बीज संक्रमण मतलब सूक्ष्म जीवों से अलग हो सकता है, तो उसको जो है हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। चौथा है माइक्रोवेव रेडिएशन। माइक्रोवेव रेडिएशन कहने का मतलब है, माइक्रोवेव रेडिएशन कहने का मतलब है कि ऐसे सूक्ष्म तरंग है जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है इतना हर्ज में करते हैं, तो यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। जल सूक्ष्म तरंगों से जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे संक्रामक पदार्थ संचारण के कारण नष्ट हो जाते हैं। अगर जल में आपको अगर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना हो, तो उसमें जो है हम लोग माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग करेंगे, लगभग 2450। तो यह जल को बहुत जल्दी गर्म कर देता है और गर्म होने से उसमें का सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है, तो यह माइक्रोवेव रेडिएशन है। पांचवा है लैंड डिस्पोजल। लैंड डिस्पोजल कहने का मतलब है कि ज़मीन के अंदर जो है दबा देना। जैसे अब हम जानते हैं कि कोई बहुत खतरनाक और हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, और इसको जो है ना जलाया जा सकता है, जलाने से भी हानि है, ना इधर उधर फेंकने से जो है हो सकता है, तो उसको ज़मीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दबा देते हैं, मिट्टी खन के ज़मीन के अंदर डिस्पोज कर देते हैं। तो उससे होता यह है, अब यह जो ज़मीन के अंदर जो डिस्पोज करने की प्रक्रिया है, यह आपके रहने वाले एरिया में, आवासीय एरिया में नहीं किया जाता है। यानी अगर कहीं पे अगर कोई व्यक्ति रह रहा हो, तो उस आवासीय क्षेत्र में ना करके दूर दराज के एरिया में ज़मीन के अंदर इस कचरे को डिस्पोज कर दिया जाता है, निस्तारण कर दिया जाता है, और यही जो है आपका लैंड डिस्पोजल होता है, ठीक है। तो आप लोग देखते भी होइएगा आसपास कि कोई ऐसे कचरा वगैरह होता है, तो उसको ज़मीन मिट्टी खोद कर और ज़मीन के अंदर उसे जो है दबा दिया जाता है और ऊपर से माटी से ढक दिया जाता है, तो उससे जो संभावना है सूक्ष्म जीव फैलने का, संक्रमण फैलने का, वह बहुत हद तक कम जाता है। तो लैंड डिस्पोजल एक बहुत महत्वपूर्ण आपके ट्रीटमेंट है वेस्ट का, कचरा का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, 5 तरीका बता दिया, आपके सामने में है, देख लीजिए। पहला मैंने बताया भस्मीकरण, इंसिनरेशन। दूसरा बताया रासायनिक बीज संक्रमण। तीसरा बताया नम एवं शुष्क तापीय उपचार। चौथा सूक्ष्म तरंगीय किरणन। और पांचवा है जमीनी निस्तारण। इन सब का इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है,
ठीक है। बाकी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं कलर कोड वाला बायोमेडिकल वाला वीडियो बता चुका हूँ कि किस कलर में किस प्रकार के कचरे को हम लोग रखते हैं, वह ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे बायोमेडिकल बेस्ड में वह लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम वो पहले पढ़ा दिए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप लोग वहाँ से जाकर उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे टोटल इंग्लिश है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके सामने, हमारे सामने, यह क्वेश्चन MVVI है, याद रखिएगा MVVI है, ठीक है। किसके लिए MVVI है? तो जो सेकेंड ईयर में है, जिनका मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, आप लोगों को पता है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपके NPR पढ़ना है। NPR कहने का मतलब है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी नर्स और पेशेंट के बीच का जो संबंध है, कैसे बनता है, किन किन फेज में बनता है। ये क्वेश्चन मेंटल हेल्थ नर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है, समझ गए, 10 नंबर में। तो नर्स रोगी संबंध क्या होता है, आपसे सेकेंड ईयर वाले काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ईयर वाले के लिए भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको इसमें वीडियो में लाया हूँ। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में नर्स और रोगी के बीच का संबंध पूछा जा सकता है। मैं यह थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूँ, अभी भी यहाँ पे रिवीजन में पढ़ा रहा हूँ। नर्स रोगी पेशेंट नर्स रोगी संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको समझते हैं दोनों ईयर के लिए, ओके। आगे चलिए, सबसे पहले समझिए NPR, शॉर्ट में इसे हम लोग जो है NPR कहते हैं, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी नर्स रोगी संबंध, ठीक है। NPR लिखा रहेगा। नर्स मरीज संबंध, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, दो लोगों के मध्य मतलब बीच, अंतर क्रिया मतलब दो लोगों के बीच के कामों पर आधारित एक प्रक्रिया है। दो लोग कौन? एक नर्स और एक मरीज, इन दोनों के बीच में कामों यानी अंतर क्रिया पर आधारित एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें नर्स अपने व्यवसायिक गुण यानी अपने प्रोफेशनल क्वालिटी गुणों एवं ज्ञान नॉलेज के द्वारा मरीज की शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से उसकी सेवा एवं देखभाल करती है। अब यह जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, यह करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ जाता है, क्यों आवश्यक पड़ जाता है? तो यह इसीलिए ज़रूरी पड़ जाता है कि जो नर्स है वह अपने गुण, व्यवसायिक गुण और अपने ज्ञान के द्वारा मरीज को शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से उसकी अच्छी से केयर कर सके, उसका देखभाल कर सके, इसलिए यह रिलेशनशिप बनाया जाता है, ठीक है, समझ गए। यह रिलेशनशिप नर्स और मरीज के बीच के उनके बीच होने वाले कामों की प्रक्रिया का एक संबंध है, जिसमें नर्स अपने गुण और अपने ज्ञान के द्वारा मरीजों को देखभाल करती है, ठीक है। तो यही नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है, ओके। चलिए, यह संबंध ही इसीलिए बनाया जाता है ताकि अच्छे से, प्रभावी रूप से, बेहतर तरीके से मरीज की देखभाल, सब चीज़ सेवा दिया जाए, किया जाए, ठीक है। आगे चलिए, अब ये NPR नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का क्या उद्देश्य, क्या गोल होता है, यह संबंध क्यों जो है स्थापित किया जाता है। अब समझिएगा कि यह संबंध का आखिर में मतलब उद्देश्य क्या होता है। तो यह जो है संबंध नर्स द्वारा मरीज की वर्तमान समस्या का समाधान करने में मदद करना। यह संबंध इसीलिए बनाया जाता है कि वर्तमान में जो मरीज के अंदर जो समस्या है उसको कैसे समाधान करना है, इसके लिए मदद करने के लिए यह संबंध बनाया जाता है। नर्स द्वारा मरीज की समस्या को समझने में मदद करना, यानी जो नर्स है वह मरीजों को समस्या को समझने में या समझाने में, सुलझाने में मदद करने के लिए यह संबंध बनाती है, ठीक है। नर्स द्वारा मरीज की समस्या, बीमारी की समस्या का समाधान, अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने में मदद करना, मतलब नर्स जो है मरीज की समस्या या मरीज की बीमारी के लिए कोई एक अल्टरनेटिव साधन, ऑप्शन ढूंढती है जिससे मरीज अपने जीवन यापन कर सके, ठीक है। मरीज को कम्युनिकेट करने में सहायता करना। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप संबंध इसीलिए बनता है कि जो मरीज कम्युनिकेशन भी सही से नहीं कर पा रहा है तो उसको कम्युनिकेशन को बढ़िया सहायता करने में मदद करती है नर्स, ठीक है। मरीज को स्पेशलाइज होने में मदद करती है, यानी मरीज को खुद से सब चीज़ करने में मदद करती है, ठीक है। यही जो है आपके इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या नर्स क्या करती है कि समस्या समाधान में मदद करती है, वर्तमान में जो बीमारी है उसको कम करने का जो है उसमें जो है प्रयास करती है, समुचित देखभाल प्रदान करना जो है काम करती है, सेवा देती है, ठीक है, कम्युनिकेशन सुधारती है, समझ गए। स्पेशलाइज मरीज को खुद पर निर्भर होने में मदद करती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होता है, समझ गए। कोई ऐसे अल्टरनेटिव साधन का उपयोग जो है देती है जिससे मरीज अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज कर सके इस समस्या के जगह पर। नर्स द्वारा मरीज की समस्याओं को समझने में मदद करना। नर्स द्वारा मरीज की वर्तमान जो समस्या है
इसको जो है समस्या को समझने में मदद करना। तो यह जो है आपके तमाम इसके उद्देश्य होते हैं, इसीलिए यह एनपीआर स्थापित किया जाता है। ओके, आगे चलिए। अब ये जो एनपीआर होता है कि ऐसा नहीं है कि नर्स आया, उधर से मरीज आया और नर्स भी आई, मरीज भी आई और दोनों के बीच में संबंध हो गया, मतलब जान पहचान हो गया और दोनों एक दूसरे के बातों को समझने लगा। ऐसा नहीं होता है। यह एनपीआर अपने स्टेप बाय स्टेप चलता है, यानी चरण बाय चरण आगे बढ़ता है, तब जाके एक नर्स और मरीज के बीच अच्छे रिलेशन बनते हैं। ठीक है, चलिए। इन चरण में एनपीआर के फेज में पहला फेज होता है प्री इंटरेक्शन फेज का होता है, मतलब प्री इंटरेक्शन चरण। प्री इंटरेक्शन चरण में होता यह है कि इस चरण में नर्स जो है खुद को व्यक्तिगत तौर पर मरीज से सामना करने के लिए, मरीज से जान पहचान करने के लिए अपने आत्मविश्वास, अपने व्यक्तिगत चीज़ों को तैयार करती है। ठीक है, जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति आने वाला है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि कोई लड़की है, उसका शादी होने वाला है। ठीक है, तो शादी होने वाला है, पता है कि आज उसके लड़का वाले देखने आने वाला है। ठीक है, अब वो लड़की सज धज के बिल्कुल तैयार है। हम ये जान रहे हैं कि कोई लड़का वाला अभी आया नहीं है, अभी समय है, बट वो लड़की को सज धज के तैयार करा दिया गया है। मीन्स क्या हुआ कि लड़का वाला से आने से पहले वह खुद को बेहतर दिखाने के लिए, लड़की अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए उस लड़की को अच्छे से तैयार कर दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है, समझ गए चीज़ों को। तो ये जो होगा कि सामने वाले के आने से पहले खुद को अच्छे दिखाने के लिए, खुद को मजबूत प्रस्तुत करने के लिए, आत्मविश्वास खुद में जगाने के लिए जो है पहले से जो तैयारी करते हैं वह प्री इंटरेक्शन फेज होता है। और यह प्री इंटरेक्शन फेज नर्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि इस चरण में नर्स मरीज से बिना बातचीत किए, मरीज के बेड साइड पर गए बिना, मतलब मरीज से बिना मिले, ठीक है ना, ये सारा चीज़ होता है। ओके, तो इसमें होता यह है कि डायरेक्ट अपना नर्स मरीज़ से मिले बिना, मरीज़ से मिलने के लिए खुद को आत्मविश्वास बढ़ाती है, मजबूत बनाती है, तैयार कराती है, ताकि मरीज़ के सामने जाने पर उसे कोई प्रॉब्लम, कोई घबराहट ये सब ना आए। ठीक है, तो ये होता है आपको प्री इंटरेक्शन फेज, समझ गए। इस प्री इंटरेक्शन फेज में देखभाल, उपचार और अन्य सुविधाओं की प्लानिंग अपने बैठकर मरीज के लिए नर्स बनाती है, खुद को तैयार करती है। तो ये प्री इंटरेक्शन फेज होता है, समझ गए। आगे चलिए, दूसरा है इंट्रोडक्टरी फेज, या इसी को ओरिएंटेशन फेज कहते हैं, परिचय चरण। दूसरा है इंट्रोडक्शन कहिए या फिर इसी को ओरिएंटेशन फेज कहिए। यहाँ पे परिचय का होता है, परिचय चरण। दूसरा कौन है, परिचय चरण। परिचय चरण में यह चरण नर्स द्वारा मरीज के साथ बातचीत एवं मरीज के साथ परिचय करने से शुरू होती है। अब दूसरा चरण है, पहला चरण में तो बिना मरीज के नर्स खुद को तैयार करती है मरीज से सामना करने के लिए, मरीज को देखभाल सेवा करने के लिए खुद को सक्षम करती है। ठीक है, दूसरा है परिचय चरण, इंट्रोडक्शन फेज, इंट्रोडक्शन कहिए या ओरिएंटेशन कहिए। इसमें नर्स मरीज दोनों होता है, बट इसमें उतना ही जो है होता है जितना मरीज से बातचीत करना है, परिचय करना है नर्स के बारे में, मरीज को नर्स के बारे में बताना। ठीक है, नर्स स्वयं को मरीज को अपना परिचय करवाती है। अतः इस चरण को इंट्रोडक्टरी फेज भी कहते हैं, मतलब परिचय चरण कहते हैं, जहाँ पे नर्स अपना परिचय मरीज को करवाता है और मरीज जो है अपना कुछ चीज़ें जो है नर्स पूछती है वो बताता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन यही होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में जान पाए, समझ गए। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन यानी परिचय चरण। इस चरण के एक प्रमुख कार्य है, मतलब इस चरण में क्या क्या मेन काम होता है। पहले होता है मरीज के साथ कांटेक्ट स्थापित करना, संपर्क स्थापित करना। पहला, मरीज के साथ उसकी देखभाल की जिम्मेदारी का कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब एक दूसरे के जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, पालन करना। मरीज के साथ बातचीत, टॉकिंग विद पेशेंट द्वारा विश्वास जीतना। तो इंट्रोडक्शन में यही होता है, कॉन्टैक्ट स्थापित करना, मरीज के साथ उसकी देखभाल का जिम्मेदारी लेना, मरीज के साथ बातचीत द्वारा विश्वास जीतना। तो यह इंट्रोडक्शन फेज में यही होता है। तीसरा है कार्यात्मक चरण, वर्किंग फेज। कार्यात्मक यानी वर्किंग फेज का मतलब होता है कि इसमें काम किया जाता है, जो प्लानिंग बनाया गया है नर्स के द्वारा फर्स्ट फेज में देखभाल के सेवा करने का, उसका जो है यहाँ पे वर्किंग किया जाता है, यानी इसे जो है कार्यात्मक चरण भी कहते हैं। इस चरण में नर्स मरीज से संबंधित समस्त जानकारियाँ जैसे हिस्ट्री ऑफ डिजीज, डाटा कलेक्शन, मरीज की आवश्यकताओं को एकत्रित करती है। ठीक है, यह चरण मरीज को प्रदान की जाने वाली देखभाल, उपचार और अन्य विकल्पों के किस तरह से मूर्त रूप देना है, किस तरह से योजना बनाना है ताकि उपचार नर्स मरीज संबंध को विश्वास के स्थापित किया जा सके। यह आपके तीसरे चरण वर्किंग, सीधा समझिए वर्किंग चरण में जो नर्स सोची है मरीज के लिए क्या करना है क्या नहीं, वही तीसरे चरण में अप्लाई करती है। जैसे
डाटा कलेक्शन करना है मरीज का, इतिहास हिस्ट्री लेना है, समझ गए, जानकारियाँ का इकट्ठा करना है मरीज से संबंधित, क्या देखभाल देना है, क्या उपचार देना है, समझ गए। और इन सभी चीज़ों का जो है इम्प्लीमेशन भी इसी में होता है, समझ गए। योजना भी बनता है, उसको उपचार भी दिया जाता है, और इस तरह से जो है एक अच्छे नर्स मरीज के बीच एक विश्वास भरा संबंध स्थापित होता चलता है वर्किंग फेज में। जितना अच्छा वर्किंग किया जाता है, काम किया जाता है, उतना अच्छा जो है विश्वास बनता है नर्स मरीज के बीच में, ठीक है। तो ये तीसरा चरण हो गया। चौथा है टर्मिनेशन फेज, इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ख़त्म, यानी आखिरी फेज भी, इसको आखिरी चरण भी कहते हैं, ठीक है, यानी समापन चरण। यह चरण ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन चरण के साथ ही शुरू हो जाता है, जब नर्स मरीज की उपचारात्मक देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। टर्मिनेशन फेज जो है कहाँ से शुरू हो जाता है, तो जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेती है ओरिएंटेशन परिचय का, वहीं से शुरू हो जाता है। इस चरण में मरीज के ठीक होने की दशा में अथवा उसकी बीमारी के लक्षणों में कमी होने पर नर्स मरीज उपचारात्मक संबंधों का विराम देती है। तीसरा चरण होता है कि जैसे कोई मरीज आया बीमारी वाला, ठीक है, अब उसको वर्किंग हो, इंट्रोडक्शन हुआ, उसको उस पर काम किया गया, देखभाल किया गया, सेवा दिया गया। अब जैसे ही सेवा दिया जाएगा, देखभाल किया जाएगा, तो मरीज धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है, उसके लक्षणों में कमी आएगी बीमारी के। तो उसके साथ ही जैसे ही कमी आने लगे लक्षणों में, तो उस कमी के साथ ही जो है यह संबंध को भी विराम दिया जाता है, जिसे टर्मिनेशन फेज कहते हैं। यानी यूँ कहा जाए तो जैसे ही मरीज नॉर्मल होने लगता है, तो उसे हॉस्पिटल से क्या किया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे ही पेशेंट में लक्षण कम आने लगे, प्रॉब्लम कम दिखने लगे, तो वह टर्मिनेशन फेज हो जाता है, यानी समापन चरण हो जाता है। और इसी समापन चरण के साथ में ऑटोमेटिक जो है यह संबंध भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 चरण हो गया, याद रख लिए। यहाँ पे टोटल मैंने इसका इंग्लिश दे दिया है, तो जो भी मेरे डियर इंग्लिश वाले हैं, आप लोग इसको इंग्लिश में ध्यानपूर्वक ध्यान देकर लिखिएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। अब आपको एनपीआर का अगर आपको डायग्राम पूछे, ठीक है, तो यह हो गया पेशेंट, ठीक है, ये पेशेंट का सर्किल है, इधर आपके नर्स का सर्किल है, ठीक है। नर्स का सर्किल है आप लोग के सामने में है, देख लीजिए। नर्स भी वैल्यू, कल्चर, रेस, बिलीफ, पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेक्शन, प्री कॉन्सीव्ड आइडियाज, एक्सपेक्टेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ्स, कल्चर, रेस, वैल्यू, यह पेशेंट और यह नर्स दोनों के लिए लागू होता है। बट इन दोनों में जो कॉमन है वह नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखकर ही जो है आपको नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनता है। आपको यह सर्किल दोनों बना देना है, और यह कॉमन है, जो कॉमन है वह नर्स और पेशेंट दोनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे एनपीआर को। यह एनपीआर जो है आपको मेंटल हेल्थ वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। तो मेंटल हेल्थ वालों के लिए पूछेगा तो लिख दीजिएगा, अगर आपसे फर्स्ट ईयर में पूछेगा फंडामेंटल में, फिर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ में पूछेगा तो मेंटल हेल्थ की तरह लिखेंगे, मेंटल हेल्थ का वर्ड का उपयोग करेंगे, बाकी सब चीज़ समान होगा। समझने के लिए समझ गए, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।